नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। ये मॉक टेस्ट रहेगा आपका और जिसमें हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे और हर क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंट लिया गया है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ जो है आप लोग जरूर बताएं कि आपने जो है कितने क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से आप पहले क्वेश्चन को देख लें। पहला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विकास की किस अवस्था को किसने, कोल और ब्रूस ने जो है क्या कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। कोल तथा ब्रूस ने क्या कहा है बताइए। कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है वो बताना है। तो देखिए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट का पहला आंसर रहेगा आपका फर्स्ट का बाल्यावस्था। ठीक है, यानी कि बाल्यावस्था को जो है कोल तथा ब्रूस ने क्या कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बालक के व्यक्तित्व की नींव जो है किस अवस्था में पड़ती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, बालक के व्यक्तित्व की नींव जो है किस अवस्था में पड़ती है, शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। बालक के व्यक्तित्व की जो नींव है वो किस अवस्था में पड़ती है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा आपका, तो बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो राइट आंसर रहेगा 2 का बाल्यावस्था। ठीक है, जिसको हम 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानते हैं। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इंपॉर्टेंट है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी कि किस अवस्था में ऐसा होता है कि बच्चा जो है अपने माँ बाप के साये से जो है निकल कर जो है अपने साथी बालकों की संगत में जाना पसंद करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए। तो देखिए माँ बाप के साये से जो है बच्चा बाहर निकल कर जो है अपने साथी बालकों की संगत में जाना पसंद करता है। किस अवस्था में करता है, तो राइट आंसर रहेगा आपका उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है या शास्त्रीय अनुबंधन है या क्रिया अनुबंधन है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक बालक जो है एक बार जलने के बाद जो है फिर अंगीठी से दूर रहता है, तो ये क्या है आपका, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा, शास्त्रीय अनुबंधन में क्या मैंने बताया आपको कि एक बच्चा जो है अगर उदाहरण के रूप में लें तो कोई दिया जला है जैसे, तो दिए के पास अगर बच्चा जाता है, अगर फर्स्ट बार वो बच्चा जा रहा है दिए के पास, अगर दिए के पास जाके वो दिए पर हाथ लगाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका हाथ जो है बच्चे का हाथ जल जाता है। तो दोबारा बच्चा जब भी उस दिए को देखेगा तो बच्चा जो है उससे दूर रहेगा, यानी कि उससे दूर भागेगा। तो ये क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन। सी आपका राइट रहेगा। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, आप सभी जानते हैं, पावलोव ने दिया है। ठीक है, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, B.F. स्किनर ने दिया है। तो ये आप साथ में इनको याद भी रखें। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, यह कौन सा नियम है। आपने नियम बताना है कि जब व्यक्ति जो है नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, तो यह
कौन सा नियम है? मनोवृत्ति का नियम है, या आंशिक क्रिया का नियम है, या सादृश्यता का नियम है, या साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है। तो कौन सा नियम है? तो ये है आपका सादृश्यता का नियम। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं अच्छे से। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है किसकी बात कर रहा है? उच्च शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है उसको कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? ठीक है, ये बताना है आपने। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए? 50%, 35%, 40% या 20%? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो राइट आंसर रहेगा 6 का 50%। ठीक है, 50% जो है बढ़ाया जाना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे उच्च शिक्षा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 7 देखिए NEP 2020 के अनुसार जो है शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं? ठीक है, क्या कहा गया है आपका NEP 2020 में कि शिक्षक जो है कोई भी शिक्षक जो है, ठीक है, वह कौन सी कक्षा तक जो है वो क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाएगा? तो NEP ने 2020 ने कहा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का बताइए? NEP 2020 के अनुसार जो है शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं? तो राइट आंसर रहेगा आपका 7 का कक्षा 5 तक। ठीक है, याद रखें कक्षा 5 तक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए? क्षेत्रीय या मातृभाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे जो है विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? याद रखें यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाता बात हो रही है, लेकिन विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पहला है अनिवार्य विशेष शिक्षा। दूसरा देखिए उपयुक्त बुनियादी संरचना। तीसरा देखिए एक छात्र के लिए एक शिक्षक और प्रशिक्षक। डी देखिए उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप। तो क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए? तो देखिए जो विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में बात कही गई है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, तो उसमें देखिए अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात करें तो ये आपका इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। और बाकी देखिए उपयुक्त बुनियादी संरचना है, और एक छात्र के लिए एक शिक्षक और प्रशिक्षक है, और उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप है। ये तीनों आपके राइट है। बढ़ावा नहीं दिया जाता है आपका अनिवार्य विशेष शिक्षा, यानी कि अनिवार्य कोई चीज़ नहीं होती उसमें। ठीक है, इसको आप याद रखें, ये आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, आपने देखा कि शिक्षण क्षेत्र में अधिगम यानी कि सीखने के जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि शिक्षक द्वारा अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम को सुगम बनाने के लिए, नई सूचनाओं का अर्जन हेतु, अधिगम को उत्साही बनाने हेतु, या उक्त सभी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए शिक्षक जो है शिक्षण के दौरान जो है अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि बच्चा कैसे सीख सकता है। ठीक है, तो देखिए अधिगम को सुगम बनाने के लिए यानी कि सीखने को सरल बनाने के लिए करता है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखिए नई सूचनाओं का अर्जन या अर्जन हेतु, दूसरा भी ठीक है। तीसरा देखिए अधिगम को उत्साही बनाने हेतु, यानी कि बच्चे जो हैं सीखने के लिए उत्साही रहते हैं, उत्साही यानी कि आपका सी भी राइट रहेगा। तो राइट रहेगा आपका उक्त सभी। ठीक है, इनके शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम को सुगम बनाने के लिए, नई सूचनाओं का अर्जन करने के लिए, अधिगम को उत्साही बनाने के लिए। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का एक चरण जिसे बच्चे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं ले सकते हैं।
याद रखें इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो आपने पढ़ा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है, आपने पढ़ा है उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का एक चरण जिसे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं इसमें से बताइए, वस्तु, स्थायित्व, औपचारिक संचालन, अहंकारवाद, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए संज्ञानात्मक विकास का एक चरण जिससे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं ले सकते हैं। किसे नहीं ले सकते हैं, तो राइट आंसर रहेगा 10 का अहंकार को नहीं ले सकते, इनके अहंकारवाद, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, दूसरों के द्वारा अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करना कौन सी योग्यता कहलाती है। ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट है, दूसरों के द्वारा अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करना कौन सी योग्यता कहलाती है, सहानुभूति, समसंवेग, परानुभूति या समानुभूति। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहेगा, देखिए दूसरों के द्वारा अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करना, ठीक है, कौन सी योग्यता कहलाती है, परानुभूति। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। इसको याद रखें कि दूसरों के द्वारा अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करना कौन सी योग्यता कहलाती है, परानुभूति कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की जो है अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर जो है कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किस चीज़ का है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एलटी में पूछा गया है। ठीक है, कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर, यानी कि लड़की ने जो है कॉलेज से आई लड़की और उसने फर्श पर जो है कोट फेंक दिया, तो उसकी माँ ने उसको कहा कि कोट को जो है कहाँ टांगो, खूंटी पर टांगो। तो लड़की अगली बार फिर वही करती है, जब वो आती है घर में, ठीक है, तो फिर वो कोट को क्या करती है, खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण किस चीज़ का है, ये बताना है आपने। देखिए पहला है प्रत्यय अधिगम अधिगम का, दूसरा देखिए उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा देखिए श्रृंखलागत अधिगम, या डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, तो राइट आंसर रहेगा श्रृंखलागत अधिगम। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, याद रखें इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए अधिगम का यानी कि सीखने का मुख्य चालक है। ठीक है, अधिगम का मुख्य चालक क्या है, इनमें से बताइए, पुस्तकें, ज्ञान, अभिप्रेरणा या सहपाठी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इनकी सीखने का मुख्य चालक कौन सा है इनमें से, तो राइट आंसर रहेगा आपका मोटिवेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। देखिए ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा से। ठीक है, आपने बताना है ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत बताना है, कौन सा है जो कि संकल्प शक्ति पर क्या करता है, बल देता है। देखिए पहला है शारीरिक सिद्धांत, दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तीसरा देखिए ऐच्छिक सिद्धांत, या डी देखिए उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत बताना है आपने कि जो संकल्प शक्ति पर बल देता है। तो राइट आंसर 14 का क्या रहेगा आपका, ऐच्छिक सिद्धांत। ऐच्छिक सिद्धांत किस पर बल देता है आपका, संकल्प शक्ति पर बल देता है ऐच्छिक सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हो गया, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है, यह मुख्यतः किसकी अवधारणा है। इंपॉर्टेंट है, देखिए बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक जो पर्यावरण है उसका वो उत्तरदायी होता है, ये किसने कहा है, तो ये बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ये बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक जो पर्यावरण है उत्तरदायी होता है, ये मुख्यतः अवधारणा है, किसकी है, ये 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, किसकी है, हैंडफील्ड की है। ठीक है, याद रखें डी, इसमें बड़ी की मात्रा कर फॉर्म में बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, हैंडफील्ड।
ठीक है, इसको याद रखें, फील्ड। ठीक है, हैंडफील्ड, यानी कि हैंडफील्ड ने कहा है कि जो पारिवारिक पर्यावरण है वो उत्तरदायी होता है बालक के अपराधी बनने में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है विकास में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा बताइए। वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा होगा, किस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है विकास में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 16 का राइट आंसर रहेगा आपका जैविक, ये नहीं आता। ठीक है, तो बात वाइगोत्स्की करें तो वाइगोत्स्की जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पर ज़्यादा बल देते हैं। तो तीनों आपके राइट है। ठीक है, बी आपका राइट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, जॉन डीवी ने क्या कहा है। ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से बताना है आपने 17 वाले में कि जॉन डीवी ने क्या कहा है। ठीक है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है कहा है, या विद्यालय एक साधारण वातावरण है कहा है, या विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, या विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है बताइए इन चारों में। राइट आंसर क्या रहेगा 17 का बताइए। जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर, इंपॉर्टेंट है, देखिए, खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप है, यह परिभाषा किसकी है। बताइए, खेल जो है रचनात्मक कार्य का क्या है, एक प्रबल स्वरूप है, यह परिभाषा किसने दी है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, टीपी नन, सी कुक, फ्राइड, या इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या रहेगा 18 का बताइए। खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप है। ठीक है, यह परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है टीपी नन की। ठीक है, ये परिभाषाएं भी याद रखें, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 यहाँ पर एक बुक दी है, ये बुक किसने लिखी है बताना है आपने। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये बुक किसकी है ये बताना है। किसकी बुक है बताइए। माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा रखा है। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है C.W. बीमर्स के द्वारा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है। चलिए बताइए, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है, इनकी निर्णय कैसे लेने हैं इसका कोई अनुभव नहीं होता है किशोरों को, ये कथन किसने कहा है ये बताना है। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन है आपका B.F. स्किनर का। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।